नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से हो, है ना? सभी सुबह सुबह पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो। तो क्यों ना हम अपना विज्ञान का पाठ शुरू करें। चलिए, सब लोग अपने नोटबुक को हाथ में रखिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हमारे दूसरे पाठ रेशों से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग पिछले बार जो प्रश्न कर रहे थे उसी को पूरा करते हैं। सब लोग अपने नोटबुक, पेन सब हाथ में रखिए। और कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी लिखे, ठीक है? तो हम लोग कौन सा प्रश्न कर रहे थे उस दिन? हम लोग अपना 8वां प्रश्न, है ना? हम लोग अपना कौन सा प्रश्न कर रहे थे? 8वां प्रश्न कर रहे थे। तो देखते हैं, हमारा 8वां प्रश्न आप सबने लिखा ना? चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग कौन सा प्रश्न कर रहे थे? हम लोग 8वां प्रश्न, है ना? भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण, इसके बारे में हम लोग अपने पिछले कक्षा में बात कर रहे थे। तो आप सबने ये लिखा है, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। हमने 2 चरण लिख लिए, है ना? पहला चरण क्या था? भेड़ों के बालों की कटाई। ये चरण आप लिख चुके हो। फिर हमने अपना दूसरा चरण अभिमार्जन, है ना? अभिमार्जन हमने लिख लिया। हमने अपना दूसरा चरण अभिमार्जन, ये भी हम लिख चुके हैं। पिछले कक्षा में हमने लिखा है अभिमार्जन। कटाई के बाद जिन्होंने नहीं लिखा वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ऐसा कोई है जिन्होंने ये 2 चरण नहीं लिखे? तो हम आपको ये 2 चरण एक और बार दिखाएंगे। जिन स्कूलों ने ये 2 चरण नहीं लिखे 8वें प्रश्न का, ये पहला भेड़ों के बालों की कटाई और दूसरा अभिमार्जन, किसी ने नहीं लिखा तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। नहीं तो हम, हाँ, ओके, आपने नहीं लिखा है भवानीपुर। भवानीपुर, आप जरा, हम ये प्रश्न को एक और बार पढ़ते हैं। आप बच्चों से बोलिए जल्दी जल्दी लिखने के लिए। जिन लोगों ने लिखा है वो अपना प्रश्न अपना देखिए कि सही है कि नहीं। तो आप, हम अपना 8वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। सब किताब में देखकर अपना 8वां प्रश्न लिख लीजिए। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। ये प्रश्न अगर आपने नहीं लिखा है तो उसके लिए आप जगह भी छोड़ सकते हो और घर में जाकर आप इस प्रश्न को पूरा कर सकते हो, नहीं तो अभी लिख सकते हो। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। चलिए अब उत्तर देखते हैं। प्रश्न आप अपने टेक्स्ट बुक में से लिख लीजिएगा। तो आप लिखिए, उत्तर लिखिए। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। पहला टॉपिक ये लिख लीजिए।
इसके उत्तर में सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। चलिए पहला देखते हैं, पहला चरण, भेड़ों के बालों की कटाई। जब आप ये लिखते हो ना बच्चों, जब भेड़ों के बालों की कटाई, तो आप ऐसा कीजिएगा, पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा पहला चरण कौन सा है। भेड़ों के बालों की कटाई, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए। जिन लोगों ने लिखा है वो जरा चेक कर लीजिए कि सही लिखा है कि नहीं। मशीनों द्वारा भेड़ों के मशीनों द्वारा भेड़ों के चरण एक है, भेड़ों के बालों की कटाई मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है। मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। लिख लिया ना? उसको लिखने के बाद अगला चरण देखिए, चरण दो, अभिमार्जन। इसको भी आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अभिमार्जन, इसको भी आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अभिमार्जन, कटाई के बाद रेशों को कटाई के बाद रेशों को पानी अभिमार्जन, दूसरा चरण है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी, और आप जल्दी जल्दी लिखिएगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, समय कम होता है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी उत्तर लिखें। चरण दो, अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है। जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। दूसरा चरण है अभिमार्जन।
कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। अब ऐसा कोई है जिन्होंने ये नहीं लिखा? हैंड रेज कर सकते हैं। इतना आपने लिख लिया ना? चलिए, यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। लिख लिया ना? कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। चलिए, अब हम अगला चरण देखें। सबने लिख लिया ना? अगर हम आगे बढ़ते बढ़ते हैं और आपने नहीं लिखा तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा, तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। तो ये आप सबने लिख चुके हैं। चलिए, अब अगला चरण देखिए, चरण 3। हम अब यहां से लिखने वाले हैं। पिछले कक्षा में हमने 2 चरण लिख लिए थे। अब सब चरण 3 लिखिए। छठाई, छटाई। छटाई, छटाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? उसके ऊपर चंद्रकला डाल दीजिए, तो क्या है वो? छटाई। छटाई, चंद्रकला आप डाल सकते हैं, छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, यानी से छाटते हैं हम लोग। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। जल्दी से ध्यान से देखकर लिखिएगा।
अब ऐसा कोई है जिन्होंने ये नहीं लिखा? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। किसी स्कूल ने अगर ये आंसर नहीं लिखा तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तो सभी ने लिख लिया। हम आगे बढ़े। चलिए, अगला चरण देखिए। चरण 4, कताई। इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। चरण 4, कताई। कताई। चलिए, अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद, सुखाने के बाद, ये थोड़ा लंबा आंसर है। आप ऐसा कीजिएगा, सारे चरण अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिएगा। आप एक एक चरण को अगर समझ लो कि एक चरण के बाद दूसरा कौन सा चरण आ रहा है, तो आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी और आप अपने शब्दों में उस उत्तर को लिख सकते हो। क्योंकि ये दो प्रश्न क्या है, आपका 8वां और आपका 9वां प्रश्न थोड़ा सा लंबा प्रश्न उत्तर है, तो आप उसको समझकर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चरण 4 देख रहे हैं। चरण 4 क्या है, क्या देख रहे हैं, कताई। चरण 4 में हम क्या देख रहे हैं, कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की, फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में, ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। तो कताई क्या है, अभिमार्जन से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं, उसको सुखाने के बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे कोमल वे फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में हम लोग उसको परिवर्तित करते हैं, है ना। अब ऐसा कोई है जिन्होंने ये नहीं लिखा? सबने लिख लिया? चलिए, आप सबने जल्दी जल्दी उत्तर लिख लिया है ना। कोई है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। अब हम अगला चरण देखें। चरण 5, रंगाई। चरण 5 क्या है, रंगाई। चरण 5, रंगाई। रंगाई आप इस तरह से लिख सकते हो, रंगाई। एक बिंदी डालना काफी है, रंगाई। चरण 5, रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे लिख लिया ना, रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः
काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। प्रायः काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए, विविधता विविधता यानी कि डिफरेंस, है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। विविधता पैदा करने के लिए, विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की, इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। तो जो हमें बकरियों, भेड़ों आदि से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो कौन से रंग के होते हैं, ये सिर्फ समझना काफी है आपको, तो आप उत्तर आसानी से लिख सकते हो। काले, बुरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। तो उसमें विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। सबने ये उत्तर लिख लिया? किसी ने नहीं लिखा तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी ने नहीं लिखा तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया, बहुत अच्छा। तो आप जल्दी जल्दी उत्तर लिख रहे हो, है ना? जब आप उत्तर लिखते हो तो उसे बोल के लिखना, मन में बोल के लिखना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत बार एक उत्तर को पढ़ते हैं तब हमें आसानी से वो समझ में नहीं आता, लेकिन वही उत्तर हम बोलते हुए लिखे तो आसानी से आप उस उत्तर को, आपको याद हो जाता है ना? जोर जोर से नहीं बोलना, वरना क्या होगा, पूरे पूरे क्लास में क्या होगा, परेशानी होगी, है ना? तो आप मन में जोर जोर से बोलिए उसे और उत्तर को लिखते जाइए। तो आगे अगला चरण देखें। चलिए, अगला चरण, चरण 6, ऊनी धागा बनाना। ऊनी धागा बनाना, यह है हमारा आखिरी चरण। ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है। और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। चरण 6, ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है।
सबने लिख लिया? जिन लोगों ने लिख लिया अगला प्रश्न लिख लीजिए, अपने किताब में से देखकर अगला प्रश्न लिख लीजिए। ऐसा कोई है जिन्होंने नहीं लिखा तो वह अपना हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सभी ने लिख लिया है ना? तो अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, रेशम कीट के जीवन चक्र को सचित्र वर्णन कीजिए। ये हमारा आखिरी प्रश्न है। रेशम कीट के जीवन चक्र को सचित्र वर्णन कीजिए। यानी आपको क्या करना है? चित्र के साथ वर्णन करना है। कैसा करना है? चित्र। आप पहले भी रेशम का जीवन चक्र बना चुके हो, है ना? हमने आपसे बोला था कि रेशम का जीवन चक्र एक चार्ट में या फिर एक A4 पेपर में या अपने नोटबुक में, जब हमने ये पार्ट लिया था तभी आपसे बोला था, ये बनाने के लिए बोला था, है ना? अगर नहीं बनाया तो हमने आपको उस दिन दिखाया भी था, है ना, कि किस तरह से रेशम कीट का जीवन चक्र, है ना, जीवन चक्र क्या है हमने आपको दिखाया था। तो आप ऐसा कीजिएगा, चित्र छोटा सा चित्र क्या कीजिएगा, अपने नोटबुक में बना दीजिए, क्योंकि हमने पहले भी ये बना चुके हैं। तो आप चित्र अभी नहीं बनाइएगा, चित्र क्या कीजिए, घर जाने के बाद आप बना दीजिएगा। उसके थोड़ी सी जगह आखिर में छोड़ना काफी है, आखिर में बनाना काफी है। ठीक है? तो हमने पहले भी ये चित्र बना चुके हैं। तो रेशम कीट के जीवन चक्र को सचित्र चित्र के साथ वर्णन करने को बोल रहे हैं। जो आपके किताब में भी दे रखा है चित्र कौन सा है? 2.3। 2.3 है ना? चित्र रेशम कीट का जीवन चक्र, उसको क्या कीजिएगा, आप छोटा सा करके अपनी नोटबुक में बना दीजिएगा, तभी आपको एकदम से क्लियर होगा। ठीक है? वो आप आखिर में बनाना काफी है। तो पहले हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखिए, रेशम कीट के जीवन चक्र या रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट के जीवन चक्र, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। रेशम कीट के जीवन चक्र या रेशम कीट का जीवन चक्र, इसको क्या कीजिएगा, एक पेंसिल लेकर अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए उत्तर लिखिए। माधा, आपको पता है ना, नर मादा। तो रेशम मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। हम उसके जीवन चक्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, माधा 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 रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। सबसे पहला ये होता है। देखा ना, कि देखिए मादा मादा क्या कर रहे हैं, बहुत से अंडे, सैकड़ों की संख्या में अंडे, है ना? हमने देखा शहतूत के पत्तों के पीछे देती है। तो मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में क्या देती है, अंडे देती है। अंडों से इन अंडों से
इसमें 2 से लिखा हुआ, आप एक ही लिखिएगा। इन अंडों से सफेद रंग का लार्वा निकलता है। इन अंडों से सफेद रंग का, है ना, जब मादा क्या करती है, सैकड़ों संख्या में अंडे देती है, उसके बाद क्या निकलता है उन अंडों से, ये देख रहे हैं ना पत्ते में, लार्वा। सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं। जिसे इल्ली भी कहा जाता है। जिसे इल्ली भी कहा जाता है ना। ये देख रहे हो ना, मादा रेशम कीट क्या करती है, सैकड़ों संख्या में अंडे देती है, और उसमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, जिसे हम लोग क्या भी बोलते हैं, इल्ली। यह यह पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं। देख रहे हैं ना, ये इल्ली किस तरह से, या लार्वा किस तरह से इस पत्ते में चिपका हुआ है, और ये क्या करते हैं, इसी पेड़ के पत्तों को खाते हैं। उनका भोजन क्या है, पेड़ के कोमल कोमल पत्ते, तो इसी पेड़ के पत्तों को खाते हैं। और 4 से 6 हफ्तों में, और 4 से 6 हफ्तों में जीवन के अगले चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। और 4 से 6 हफ्तों में, 4 से 6 हफ्ते में जीवन के अगले चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। 4 से 6 हफ्तों में जीवन के अगले चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। लार्वा अंग्रेजी की संख्या, लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में
अपने चारों ओर लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में अपने चारों ओर लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो हवा के संपर्क में आने से, देख रहे हो ना, लार्वा इल्ली क्या हुआ, अगले चरण में प्रवेश कर गया। कोया कुकुन है ना, फिर क्या बनाती है, अपने चारों ओर लसदार पदार्थ बनाती है, जिसे अगला हम लोग बोलते हैं कोया या कुकुन, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, रेशम बनाते हैं। तो चारों ओर लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है। जो हवा के संपर्क में आने से, सूख कर रेशम के रेशों में बदल जाता है। जो हवा के संपर्क में आने से सूख कर रेशम के रेशों में बदल जाता है। इस बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। देख रहे हो ना, गोल गोल संरचना प्यूपा। इस बीच इस बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। लार्वा किसमें रूपांतरित हो गया, देख रहे हो ना, प्यूपा में रूपांतरित हो गया। प्यूपा एक सफेद गोलकार संरचना में बंद हो जाता है। और प्यूपा क्या हो जाता है, एक सफेद गोलकार संरचना में अपने आप को बंद कर लेता है, जो अगला चरण। जिसे कोया या कुकून कहते हैं। पहले आप यहां तक लिख दीजिए। प्यूपा एक सफेद गोलकार संरचना में बंद हो जाता है। यहां तक किसी ने नहीं लिखा तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। प्यूपा एक सफेद गोलकार संरचना में बंद हो जाता है। नहीं लिखा तो आप हैंड रेज कीजिए।
तो सबने लिख लिया। जिसे कोया या कोकून, जिसे कोया या कोकून कहते हैं। जिसे कोया या कोकून कहते हैं। तो प्यूपा सफेद संरचना में बंद हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोया या कोकून। जिसे कोया या कोकून कहते हैं। सबने लिख लिया? जिसे कोया या कोकून कहते हैं। जिसे कोया या कोकून कहते हैं। अब अगला लिखिए। कोकून के भीतर प्यूपा कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होकर विकसित होकर वयस्क वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। तो कोकून के अंदर प्यूपा विकसित होकर किसमें बदल गया? वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। तो जब आप ये डायग्राम बनाओगे, जब ये चित्र बनाओगे, तभी क्या होगा? आप आसानी से उस चित्र को देखते हुए आगे आगे लिख पाओगे। इस चित्र को अच्छे से पढ़ना है। कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है और नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। और नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। तो सबने ये उत्तर लिख लिया? ऐसा कोई है जिन्होंने ये उत्तर नहीं लिखा? वे अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो सभी ने लिख लिया। और ये लिखने के बाद, इस उत्तर को लिखने के बाद आज आप घर में जाकर क्या करोगे? ये रेशम कीट का जीवन चक्र है ना, रेशम कीट का जीवन चक्र अच्छे से याद कर अच्छे से आप अपने रफ नोटबुक में बनाकर याद करके आप क्या करोगे? इसके नीचे नोटबुक में बिना देखे आप बनाओगे, है ना। रेशम कीट का जीवन चक्र क्या करोगे आप? पहले अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको रफ में अच्छे से बनाकर याद करो, है ना, कि किस तरह से वयस्क रेशम कीट अंडे देती है, उसमें से लार्वा निकलता है,
और उसके बाद फिर क्या होता है, वह किसमें बदल जाता है, कोया या कुकुन में बंद हो जाता है ना। तो प्यूपा जब इसमें बंद हो जाता है, कोया या कुकुन होता है, और इसी से हमने देखा था किस तरह से उबलते हुए पानी में डालकर क्या निकालते हैं, रेशम, है ना, तैयार करते हैं। फिर क्या होता है, इसका ये चक्र यूं ही चलता रहता है, वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है और ये चक्र यूं ही आगे बढ़ता जाता है। तो हमने अपना दूसरा अध्याय समाप्त कर दिया, है ना। और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपने सब कुछ ध्यान से सुना है, सारा क्या है आपने ध्यान से सुना है और आपको सब क्लियर हो चुका है। अगर आपको ऐसा कोई भी टॉपिक में से जो क्लियर नहीं हुआ है वो आप पूछ सकते हो, है ना। कोई भी टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं है वो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। कक्षा के आखिर में हम आपको समय देते हैं पूछने के लिए, पूछ सकते हो। और अगर अभी आप नहीं पूछ रहे हो तो क्या करोगे, जब आप घर में जाते हो तो अच्छे से एक एक लाइनों को आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जो जो आपको नहीं आता या जो जो आपको शक है कि क्या है, आपको समझ में नहीं आया, वो आप एक रफ नोटबुक में लिख सकते हो और फिर आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके प्रश्न उत्तर को लिख लिया है सभी ने। ऐसा कोई है जिन्होंने प्रश्न उत्तर नहीं लिखा तो वह अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सारे प्रश्न उत्तरों को सभी ने लिख लिया ना। जिन्होंने नहीं लिखा वो हैंड रेज कर सकते हैं और कौन सा प्रश्न है वो भी लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो सभी ने ये प्रश्न लिख चुके हैं। अब हम लोग, हाँ, CS महागांव, कौन सा प्रश्न है आपको जो आपने लिखा नहीं है, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, कौन सा प्रश्न है, या तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कौन सा प्रश्न है। किसका प्रश्न? बोलिए, कौन सा प्रश्न नहीं लिखा, या तो आप मैसेज कर सकते हैं या माइक ऑन करके बोल दीजिए, नहीं तो हम आपको सारे प्रश्नों को एक और बार दिखाएंगे। लेकिन अगर आप बोल, हाँ, छठवां करने में छठवां नहीं लिखा, 6th। कौन सा प्रश्न है बेटे, जरा जोर से बोलिए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कौन सा प्रश्न है। 6th, ओके। हम आपको छठवां प्रश्न एक और बार दिखाते हैं, क्योंकि छठवां प्रश्न आपको हम क्या करेंगे, एक और बार दिखाते हैं। छठवां प्रश्न है ना, मैम 5 का अंक नहीं हुआ है। किया पांचवा, हाँ 5 5, ओके 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 ओके। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पांचवा प्रश्न है ना। बोलो जी। तो जरा हम लोग एक और बार जरा देखते हैं, पांचवें प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 का अंक में है, चलिए आप माइक ऑफ कर दीजिए। पांचवा प्रश्न से हम देखते हैं, पांचवें प्रश्न से हम बता रहे हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पांचवा प्रश्न, जिसमें से देखिए पहला प्रश्न है क,
ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम बोलिए। 5 का अंगा। 5 का अंगा। ओके, तो ख आप लिख चुके हैं। घ घ ये वाला नहीं लिखा है ना। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? तो आप ऐसा कीजिए, प्रश्न को आप बाद में लिखिएगा, अगर नहीं लिखा तो उत्तर देखते हैं। ठीक है, प्रश्न आप बुक में से लिख सकते हो। तो हम लोग उत्तर की चर्चा करते हैं। जिन जिन लोगों ने नहीं लिखा है वे क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे। चलिए उत्तर लिखिए। रेशम प्राप्त करने के लिए, जिन लोगों ने लिखा है वो अपने उत्तर को जरा चेक कर लीजिए। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना आवश्यक होता है। उबलते पानी में डालना आवश्यक होता है। इससे कोकून के चारों ओर इससे कोकून के चारों ओर रेशों के बीच चिपचिपा पदार्थ धुल जाता है। चिपचिपा पदार्थ धुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। आपने अगर लिख लिया तो एक थंब का साइन दिखाइए, लिख लिया तो हम लोग छठवां प्रश्न भी बोलेंगे, क्योंकि छठवां प्रश्न किसी ने नहीं लिखा है। आप जब बोलते हो कि प्रश्न नहीं लिखा, जब आप लिख लेते हो तो आप क्या कीजिएगा? एक थंब का साइन दिखा दीजिएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि आपका हो चुका है ना। चलिए, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को रेशम कीट के कोकून को क्या करते हैं? कोकून को उबलते हुए पानी में, है ना, कोकून को उबलते पानी में डालना आवश्यक होता है। इससे कोकून के चारों ओर रेशों के बीच चिपचिपा पदार्थ धुल जाता है और रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। चलिए, आपने लिख लिया ना। अब अगला देखते हैं, छठवां प्रश्न। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ
कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। ये है आपका 6वां प्रश्न। ये आप अपने बुक में से देखकर लिख सकते हो। इसके उत्तर भी आपको किताब में अच्छे से दे रखा है। हमने देखा था कौन कौन से रेशम के रेशम है ना, कौन कौन से तरह के रेशम है। तो आप लिख लीजिए, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम। इन सब रेशमों के नाम आप लिख लीजिए। अब ऐसा कोई प्रश्न है जो आपने नहीं लिखा? रेशम कीट के विभिन्न किस्में हैं, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम। अब कोई प्रश्न? 5 का ग। ओके ओके, तो ये लिख लिया ना, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। चलिए, ये आपकी किताब में भी दे रखा है, वहां पर आप मार्क करके लिख भी सकते हो। ठीक है, अब हम लोग 5 का गा देखते हैं। ख। ये वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हो? प्रश्न उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप प्रश्न किताब में टिक कर दीजिएगा। भेड़ की जिन नस्लों के भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, भेड़ की जिन नस्लों के 3 चरण में गलत है मैम। चरण 3 में गलत है कुछ। चरण में चरण 3 में गलत है मैम क्वेश्चन। चरण 3 में मैम इसमें किताब में इसमें तो जिसमें लिखा है। ओके ओके, तो आप उसको इसमें लिखा भेड़ के जिन नस्लों के, ये प्रश्न पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम चरण देखेंगे। ठीक है। भेड़ के जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, उनका अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने के प्रक्रिया को, पहले आप ये उत्तर लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा, फिर हम अगला देखते हैं जो आप बोल रहे हो। चयन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, उनका अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अब बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? एक और बार माइक ऑन करके बोलिए। हाँ बोलिए। मैम चरण 3 में गलत है हाँ, चरण 3 क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग क्या है, देखते हैं चरण 3। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? चरण।
7वां 8वां है ना, चरण 1, चरण 2, चरण 3। हाँ, इसमें क्या बोल रहे हो आप? बोलो। मैम किताब में इसमें लिखा है और तुम पढ़ा रही थी उसमें जिसमें लिखा है। अभिभाजन के मैम बाद इसमें रेशों की छटाई होती है जिसमें, मैम बुक में लिखा है, इसमें लिखा है, और उसमें बोर्ड में लिखा है जिसमें आप बता रही हैं। हाँ वो कोई बात नहीं, वो हम लोग उत्तर में ना कैसे भी लिख सकते हैं कि जिसमें अच्छे रोएदार रेशों की या उसमें अच्छे रोएदार रेशों की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हम लोग उत्तर लिख रहे हैं तो अपनी वही तरफ मैम, से वही लिख बोले सकते डाउट। हैं। मैम वही डाउट था, इसलिए बोला था। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, वो ठीक अच्छा हुआ, क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि हम किताब की वही वर्ड्स लिखे। अब आप मैम लोग ऐसे क्या करोगे, जब उत्तर लिखोगे तो अपनी तरफ से भी उसमें बुक वर्ड्स में जोड़ मैम सकते मैम चरण बोर्ड में भी ऐसे है प्रॉब्लम कुछ। हैं। हाँ ठीक है, उसमें ठीक कोई है मैम, ठीक। फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया आपने जो पूछा, क्योंकि हमें ठीक किताब है। की वही लैंग्वेज को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों, जब आप उत्तर पढ़ोगे तो आप क्या करना, आप अपनी तरफ से भी उसमें अपने शब्द जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक सही है है, मैम, वही डाउट अभिभाजन था। के बाद रेशों की छटाई होती है जिसमें अच्छे रोएदार रेशे, या उसमें जिसमें भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद ठीक है करती मैम। हूँ आज की कक्षा में आप सबने प्रश्न उत्तर लिखे होंगे। इन सब प्रश्न उत्तरों को आप अच्छे से पढ़कर आइएगा, और अगले कक्षा में हम अपना नया अध्याय शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप क्या करोगे, उस अध्याय को जरा एक बार पढ़कर आओगे, ठीक है, ताकि हम आसानी से आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।